नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेदा। आज के इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे अष्टांग हृदय सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 25 यंत्र विधि अध्याय। यंत्र विधि अध्याय, इससे पहले तक हमने पूरा पंचकर्मा पढ़ा, ठीक है, और सारे प्रोसीजर्स भी पढ़े हमने, जैसे कि आश्चोतन है, तर्पण है, पुटपाक है, अंजन है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है यंत्र विधि अध्याय, ठीक है। यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका क्या प्रयोग होता है, और काफ़ी मतलब कि और सारी चीज़ें हैं, जैसे कि उनकी शेप कैसी होती है, लंबाई कैसी होती है। तो इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। देखिए, यंत्र विधि अध्याय में आचार्य चरक ने यंत्रों को, शस्त्रों को धन्वंतरी अधिकार कहकर इनका वर्गीकरण नहीं किया। मतलब कि उन्होंने ये कहा है कि आचार्य धन्वंतरी जो है ये उनका अधिकार है, वो इसका डिस्क्रिप्शन देंगे, वो इसमें माहिर हैं, वो यंत्र शस्त्र के स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, धन्वंतरी सर्जन है, तो वो बताएंगे, ठीक है। इसलिए आचार्य चरक ने यंत्र और शस्त्रों का वर्गीकरण नहीं किया। उन्होंने यंत्र और शस्त्र का जैसे रेफरेंस चरक चिकित्सा 25 में द्विवर्णीय अध्याय में शस्त्र के 6 उपकर्मों का उल्लेख ज़रूर दिया है, जो कि आपको देखने को मिलेगा। चरक चिकित्सा 25वां अध्याय द्विवर्णीय अध्याय में शस्त्र के 6 उपकर्मों का वर्णन उन्होंने किया है। अदरवाइज कोई भी वर्गीकरण नहीं किया है, कोई भी अलग अलग प्रकार के भेद वगैरह, अलग अलग कैटेगरी वगैरह ये नहीं उन्होंने बताए हैं कि यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, शस्त्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आगे चल के देखते हैं कि यंत्र, यहाँ पे आचार्य सुश्रुत का भी हम सुश्रुत संहिता में बहुत डिटेल में, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, और यहाँ पर उन्हीं के विचारों का आचार्य वाग्भट ने समर्थन किया है। शल्य के आहारण हेतु, मतलब कि जो शल्य होते हैं हमारे शरीर में, उसको निकालने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अर्श और भगंदर के दर्शन हेतु, फिस्टुला को देखने के लिए, पाइल्स को देखने के लिए, उनके दर्शन हेतु यंत्र का प्रयोग किया जाता है। शस्त्र शार अग्नि योजना में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दर्शन हेतु एंड प्रोसीजर हेतु दोनों में यंत्रों का प्रयोग आता है। शल्य के आहारण के लिए, मतलब उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए। अर्श और भगंदर के दर्शन हेतु, शस्त्र शार अग्निकर्म के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब यंत्र के भेद कितने होते हैं, तो सबसे पहला है स्वस्तिक यंत्र। स्वस्तिक यंत्र, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, ये 18 अंगुल लंबा होता है, ठीक है, मसूर आकार का होता है। इसका मेनली हमने जो याद करना है, जो की पॉइंट्स हैं, वो है कि ये किस लिए काम आता है। तो ये अस्थिगत शल्य, मतलब कि बोन्स के अंदर तक के जो शल्य होते हैं, अस्थि सबसे डीप होती है, ठीक है, हमारे शरीर में, तो अस्थिगत शल्य में उसको निकालने के लिए स्वस्तिक यंत्र का प्रयोग होता है। सबसे डीप जाने के लिए इसको सबसे लंबा भी तो होना पड़ेगा, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ये 18 अंगुल लंबा होता है। उसके बाद है सदंश यंत्र, ये 16 अंगुल लंबा होता है। सदंश यंत्र त्वक सिरा मांसगत निर्हरण, मतलब शल्य निर्हरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सदंश यंत्र। इसके बाद है मुचुंडी यंत्र। मुचुंडी यंत्र जो है ये 6 अंगुल लंबा होता है। जो छोटे छोटे छल्ले होते हैं, इसको हम प्लकर जैसा भी शेप मान सकते हैं, मुचुंडी यंत्र, ठीक है। सूक्ष्म छल्ले को निर्धारण करने के लिए, पक्षम निर्धारण करने के लिए, मतलब आई लैशेस के बाल जो होते हैं, कई बार कोई बाल ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड स्टिफ हो जाता है, और या फिर उसका वो टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है, जो कि आँखों में चुभ जाता है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए, प्लक आउट करने के लिए मुचुंडी यंत्र जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो 6 अंगुल लंबा होता है। सूक्ष्म शल्य और पक्षम निर्धारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ताल यंत्र, ताल यंत्र 12 अंगुल लंबा होता है, और ये एक ताल और द्विताल होता है, मतलब कि स्पून के शेप का होता है। मत्स्य तालवत, मछली के तालू के आकार का होता है, और नाड़ी में, कर्ण में, नासागत के शल्य को निर्हरण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कर्ण जो अंदर से हॉलो है, नासागत जो नॉस्ट्रल्स में से अंदर से हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, नाड़ी, तो इनमें जो शल्य निर्हरण के लिए ताल यंत्र का प्रयोग होता है। 2 प्रकार का होता है ये, एक ताल, द्विताल एंड 12 अंगुल लंबा होता है। ये जो वर्ड्स हैं ना दोस्तों, ये रख रख कर इतनी बार पूछ चुके हैं ये कि ताल यंत्र जो है इसका कर्म क्या है, तो ये नासागत शल्य, कर्णगत शल्य और नाड़ीगत शल्य निर्धारण के लिए प्रयोग आता है। लंबाई के रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसके भेद के रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नाड़ी यंत्र सुशिर, ठीक है, अनेक मुख वाली,
मतलब सुशिर अंदर से हॉलो होती है, अनेक मुख वाली होती है। स्त्रोत्सों के अंदर जो शल्य होते हैं, बॉडी चैनल्स के अंदर जो शल्य होते हैं, उसको निकालने के लिए, रोग के दर्शन के लिए, जैसे मान लीजिए फिस्टुला है, वो अंदर से उसको दर्शन करने हैं, ठीक है, देखना है कि उसमें टिश्यू डीजनरेशन कितना हो रहा है या फिर डिस्चार्ज कितना हो रहा है। तो रोग दर्शन के लिए नाड़ी यंत्र, शल्य, आचूषण के लिए, ठीक है, सक्शन के लिए इसका प्रयोग होता है। आपने, अगर आप हॉस्पिटल्स में जॉब करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा सक्शनिंग के लिए नाड़ी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जो सक्शनिंग मशीन होती है, जिसको बहुत सारे पेशेंट्स आपने आईसीयू में देखे होंगे जिनको सक्शन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि जिसको ट्रेकियोस्टमी हुई होती है, ट्रेकिया में उनको एक ट्यूब सी डली होती है, ठीक है, उसमें से पाइप एक डालकर सक्शन करते हैं, ठीक है, सारा म्यूकस जो है वो सक करके बाहर ले आता है, ये जो यंत्र होता है। तो सक्शनिंग मशीन को हम नाड़ी यंत्र के रूप में भी देख सकते हैं और इसको एक विस्तार स्रोत के समान बताया गया है, मतलब कि एक वाइड नली जिसको बोलते हैं, चौड़ी नली, ठीक है, उसके समान इसको इसकी उपमा दी गई है। तो अंदर से सुशिर होती है, हॉलो होती है, अनेक मुख वाली होती है और स्त्रोतोगत शल्य का निर्धारण करने के लिए, रोग दर्शन के लिए, आचूषण के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज शलाका यंत्र। तो अभी तक हमने पढ़ा स्वस्तिक यंत्र 18 अंगुल लंबा और अस्थिगत शल्य निर्धारण के लिए इसका प्रयोग होता है। सदंश यंत्र 16 अंगुल लंबा और त्वक मांस सिरा स्नायुगत शल्य के स्नायुगत नहीं है इसमें, त्वक सिरा मांसगत शल्य के निर्धारण के लिए इसका प्रयोग होता है। मुचुंडी यंत्र 6 अंगुल लंबा होता है, सूक्ष्म शल्य के निर्धारण के लिए, पक्षम निर्धारण के लिए इसका प्रयोग होता है। ताल यंत्र 2 प्रकार का होता है, एक ताल, द्विताल और 12 अंगुल लंबा होता है और मत्स्य तालवत होता है। नाड़ी, कर्ण, नासागत शल्य के निर्धारण के लिए इसका प्रयोग होता है। नाड़ी यंत्र जो कि सुशिर होती है, अंदर से हॉलो होती है, अनेक मुख वाली स्रोतों शल्य के निर्धारण के लिए होती है। रोग दर्शन, आचूषण के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अब शलाका यंत्र, जैसे कि शलाका में अलग अलग शलाकाएँ होती हैं। एषणी, एषणी जो होती है शलाका, ये गंडूपद मुखी होती है। स्रोत शल्य हारिणी, ठीक है, ये 2 प्रकार की होती हैं। एक मसूर दल के जैसी, मतलब मसूर दल वक्त्रे 8 या 9 अंगुल लंबी होती है। तो वैसे मैं इसमें आपको मेन मेन चीज़ें बताऊंगी, ठीक है, और क्योंकि क्वेश्चन जो है इसमें से आ जाता है, ठीक है, तो सारी चीज़ें इसमें मैं आपको मेन जो है इंपॉर्टेंट कवर करवाऊंगी। तो एशनी जो है दैट इज़, ये शलाका होती हैं, अलग अलग शलाकाएँ होती हैं। एशनी गंडूपदमुखी होती है और स्त्रोतो शल्य हरणी, ठीक है, स्रोत के अंदर शल्य को निर्धारण के लिए जो शलाका होती है वो होती है मसूर दल वक्त्रे 8 से 9 अंगुल लंबी और 2 प्रकार की होती है। और शंकु शलाका ये 6 प्रकार की होती है। जस्ट आपको नाम थोड़ा सा याद रखना है, एशनी गंडूपदमुखी होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर स्रोतो शल्य हारिणी 2 प्रकार की, शंकु शलाका 6 प्रकार की, ठीक है। फिर व्यूहन शंकु जो होती है वो 6 अंगुल लंबी और 12 अंगुल लंबी होती है, ठीक है। और सर्प फण सदृश होती है ये, और व्यूहन कर्म, मतलब कि ये जैसे कि उस रोग के दर्शन के लिए आप कह सकते हैं व्यूहन कर्म का कार्य करती है। तो व्यूहन जो होती है ये 6 अंगुल लंबी भी होती है, 16 अंगुल लंबी होती है और 12 अंगुल लंबी होती है। और ये सर्प फण के, जैसे सांप का फण होता है उस तरीके की शलाका होती है, ये व्यूहन कर्म के कार्य में काम आती है। आहार्य शंकु जो होती है, आहार्य शंकु ये बडिश आकृति की होती है, ठीक है, एक हुक टाइप की होती है आहार्य शंकु, जो शल्य के आहरण में काम आती है, ठीक है। तो बडिश आकृति, ये बडिश जो वर्ड है ना, ये आपको यंत्र में भी मिलेगा और ये आपको शस्त्र में भी मिलेगा। तो अभी तक हमने शलाका जो है वो पढ़ी है एशनी, दैट इज गंडूपदमुखी। फिर स्त्रोत शल्य हारिणी, ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। मसूर दल वक्त्रे एंड 8 से 9 अंगुल लंबी होती है। शंकु शलाका 6 प्रकार की होती है। व्यूहन शंकु जो होती है ये जो है 6 अंगुल लंबी भी होती है और ये 12 अंगुल लंबी भी होती है। सर्प फण सदृश होती है, व्यूहन कर्म करती है, ठीक है। और आहार्य शंकु जो होती है ये बडिश आकृति की होती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है गर्भ शंकु यंत्र। इसका नाम ही इटसेल्फ बताता है कि मूढ़ गर्भ को निकालने के लिए काम आती है, गर्भ शंकु यंत्र। अश्मरी हरण यंत्र, ये सर्प फणवत होता है और वक्र आग्र, मतलब आगे से टेढ़ा होता है, टेढ़ा होएगा तभी वो अश्मरी को खींच करके लेकर आएगा, ठीक है। अश्मरी हरण यंत्र सर्प फणवत है और वक्र आग्र है। अणु यंत्र कितने होते हैं? अणु यंत्र जैसे कि बाल, वस्त्र, रज्जू, ठीक है, रस्सी है, कपड़ा है, जिनको हम यंत्र के कार्य में प्रयोग करते हैं, तो वो है
अणुयंत्र 19। इसकी संख्या याद रखनी है, ठीक है, संख्या इज इम्पॉर्टेंट। यंत्र कर्म वाग्भट जी ने 15 बताए हैं और वृद्ध वाग्भट जी ने 24 बताए हैं, ठीक है। लघु वाग्भट ने 15 बताए हैं और वृद्ध वाग्भट ने 24 बताए हैं। तो हमने अभी जैसे कि श्लाका में हमने सबसे पहले आपको बताती हूँ, हमने स्वस्तिक यंत्र पढ़ा, फिर उसके बाद सदंश पढ़ा, फिर मुचुंडी पढ़ा, फिर ताल यंत्र पढ़ा एंड देन नाड़ी यंत्र पढ़ा, ठीक है। और पांचवा हमने श्लाका यंत्र पढ़ा जिसमें हमने एषणी पढ़ी, स्त्रोतो शल्य हारनी पढ़ी है, शंकु श्लाका पढ़ी है, व्यूहन शंकु है, आहार्य शंकु है एंड गर्भ शंकु है, फिर अश्मरी हरण यंत्र है, फिर अणु यंत्र 19 प्रकार के पड़े हैं। यंत्र कर्म जो है 15 बताए हैं वाग्भट जी ने और 24 बताए वृद्ध वाग्भट ने। दोस्तों इतना आपको अच्छे से याद हो जाता है और हर चैप्टर में से इतना ही आपको, जितना मैं पढ़ाती हूँ उतना अच्छे से याद हो जाता है, तो आपका टॉप रैंक कहीं भी नहीं जाएगा। आपको टॉप मोस्ट कॉलेजेस में एडमिशन अवश्य जो है मिलने वाला है अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं, अभी से ही अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अभी नहीं पढ़ेंगे फिर बाद में जो है आपका टॉप रैंक में नहीं आने वाला नंबर। टॉप रैंक के लिए टॉप रैंकर्स जो है अभी से ही दिन रात पढ़ते हैं, जितना टाइम मिले उतना पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने एक वीडियो टाइम टेबल पर बनाया है, अगर आपको वो वीडियो जो है फिर से चाहिए तो मैं फिर से उसको और एक अच्छे वे में टाइम टेबल आपको समझा दूंगी कि आप कैसे कितने भी बिजी हो करके सिर्फ 2 घंटे भी अपनी पढ़ाई को देंगे तो आप टॉपर बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।